हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के बाद लेक्चर के बाद मैंने आपसे कहा था कि वी विल डू सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं बाय वे ऑफ दीज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, लेकिन यहाँ से आपको जो है इजीली आपके जो फंडामेंटल राइट्स का जो ये टॉपिक है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में ये दिए गए हैं? दे आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 अप टू आर्टिकल 32। तो आपको ये बात याद रखनी है कि देयर आर इन टोटल 25 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। तो 25 पार्ट्स में से जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, तो वो दिए गए हैं पार्ट 3 में। Question number 2. Under which article of the Constitution of India a writ petition can be filed in the Supreme Court of India? तो जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में से अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं और या आप सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। आप उस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आप किस आर्टिकल का सहारा लेते हैं? सो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? अगर प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, तो अभी हमारे पास जो है वो है 6 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ओरिजिनली का मतलब ये है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गई थी, जब फुली फोर्स में आती है वो 1950 में, तो वहां पे हमारे पास थी 7 फंडामेंटल राइट्स। तो एट प्रेजेंट वी हैव द 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ओरिजिनली जो थी वो थी 7 फंडामेंटल राइट्स। तो लेकिन इसमें से कौन सी फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया? वो थी राइट टू प्रॉपर्टी। वो थी राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जो है आगे हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 6। Which fundamental right has been abolished by the 44th Amendment Act of 1978? तो यही होती है राइट टू प्रॉपर्टी की बात। अब राइट टू प्रॉपर्टी की बात को जो है आपको ये दिमाग में रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज originally a fundamental right. It was abolished as a fundamental right. It was abolished as the fundamental right. तो इसके बाद इसको बना दिया गया लीगल राइट। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। तो आजकल की क्या सिचुएशन है? दिस राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज ए लीगल राइट। इट इज ए लीगल राइट। पहले जो ये राइट टू प्रॉपर्टी जब इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, तो उस टाइम पे ये आर्टिकल 31 में डाली गई थी राइट टू प्रॉपर्टी। तो आज का स्टेटस जो है ये लीगल राइट बना दिया गया है और इसको लगा दिया गया है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में इसको एज ए लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। इसको कब हमने अमेंड, दिस फंडामेंटल राइट्स को हमने कब अमेंड किया? 44th अमेंडमेंट 1978 में, जब हमने एक राइट को इसमें से एबॉलिश कर दिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी? अब अनटचेबिलिटी जो है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आपको सीधे आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो कास्ट सिस्टम वगैरह बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे रही है, तो उसको आर्टिकल 17 पूरा दिया गया है कि मतलब इट्स एन क्रिमिनल ऑफेंस, यहाँ पे आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Which article of the Constitution of India guarantees the equality of opportunity? Equality of opportunity, अगर आपको नौकरी में लगना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड है, या जिसको हम बोलते हैं कि हर किसी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन है। तो किसी को हम यहाँ पे जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो वहां पे जो है सब्जेक्ट टू द रिजर्वेशन वगैरह, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब आर्टिकल 16 में दिया गया है कि अगर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो आर्टिकल 16 में वहां पे दिया गया है। Which fundamental right has been added to the Constitution by the 86th Amendment Act? There are some amendments which are very important in the Indian Constitution. एक amendment जो है 86th amendment जो है वो क्या कहता है, उससे जो है हमने एक और fundamental right बनाई। तो वो fundamental right हमने किसको किया? Right to education। Right to education जो है इसको हमने कहाँ पे लगा दिया, वो हम आगे जाके क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे मेरे ख्याल से मैंने एक क्वेश्चन और वहां पे फ्रेम किया है। तो अभी आप ये याद रखिए, 86 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने एक फंडामेंटल राइट ऐड की, वो है राइट टू एजुकेशन। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो इसमें जो है आर्टिकल
29, Article 29 provides for the cultural rights, right? So this educational rights जो है it is provided in the Article 30. It's provided in the Article 30 educational rights. तो Article 29 cultural rights, Article 30 educational rights. तो ये आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे. This is the answer of this question. Which article of the Indian Constitution did B.R. Ambedkar term as the heart and soul of the Constitution? The heart and soul of the Constitution किसको बताया गया? Heart and soul of the Indian Constitution किस आर्टिकल को बताया गया B.R. अम्बेडकर के द्वारा? तो it's Article 32. Article 32 जो है it is actually every fundamental right is dependent upon the Article 32 because Article 32 it provides about the writs. कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आर्टिकल 32 इट प्रोवाइड्स फॉर द रेमेडीज. इट प्रोवाइड्स फॉर द रेमेडीज. इट प्रोवाइड्स दैट यू कैन गो टू द कोर्ट एंड द कोर्ट कैन इशू वेरियस रिट्स. चाहे वो कितनी रिट्स है हमारे पास, हैबस कॉर्पस होगा, ये रिट्स का अलग से मैंने क्वेश्चन बनाया होगा, हैबस कॉर्पस होगा या मैंडामस, प्रोहिबिशन, सरशोरी, जितने भी रिट्स जो है वो इशू होते हैं उनका सारा यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर जो है आप वो रिट्स जो है वहां पे ये रिट जो है वो इश्यू होते हैं. सो दिस इज एक्चुअली आर्टिकल 32. इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ द एवरी प्रॉब्लम इन केस योर फंडामेंटल राइट इज violated. So that's how all the other fundamental rights are dependent upon the Article 32 of the Constitution of India. That's why this article has been termed as the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Which feature of the Indian Constitution was borrowed from USA? Fundamental rights को हमने USA से लाया है. Which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom? Right to religious freedom, minorities वगैरह को या जितने भी यहाँ पे religious functions होते हैं सबको freedom है. किसी के ऊपर जो है बंदिश नहीं है. Subject to some limitations. अगर कहीं पे हालात वगैरह खराब हो गए तो वहाँ पे थोड़े मतलब fundamental rights are not absolute. Okay, fundamental rights are not absolute. यहाँ पे एक reasonable restriction लग सकती है. Reasonable रिस्ट्रिक्शन लग सकती है फंडामेंटल राइट्स पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. तो वहां पे जो है ओवरऑल हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है हर किसी रिलीजियस ग्रुप को फ्रीडम दी गई है दैट ही कैन और शी कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन एज पर यू नो देयर ओन सिस्टम जो भी उनका होगा. तो दिस राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज इट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 up to Article 28 of the Indian Constitution. Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law? ये कहाँ पे दिया गया है? Equality before law and equal protection of law ये दिया गया आर्टिकल 14 में. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें फर्क क्या है. Equality before law and equal protection of law इसमें क्या फर्क है ये आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. देखिए अगर हम पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इट मींस दैट नो वन इज above the law. No one is above the law of the land. ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसको आप ये सेंटेंस याद रखेंगे, ठीक है. अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया नो वन इज अबोव लॉ. इसका मतलब ये हो गया कि जो भी होगा, चाहे वो अमीर होगा, गरीब होगा, प्रिविलेज्ड होगा, अंडर प्रिविलेज्ड होगा, तो दे आर एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, बिफोर द आईज ऑफ लॉ. तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तरफ बढ़ते हैं. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? इट मींस दैट लॉ प्रोवाइड्स, I will write it here, law provides equal opportunities. Law provides equal opportunities to all those who are in similar circumstances और सिचुएशंस. ठीक है. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो वन इज अबोव लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि जो भी बंदा वहां पे इक्वली प्लेस्ड है. अगर किसी बंदे ने मर्डर किया है, गरीब ने मर्डर किया है, अमीर ने मर्डर किया है,
तो उनको दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको जो है अपने डिफेंस में क्या कहना है, क्या बोलना है। तो ऐसा नहीं कि एडवोकेट जो है अमीर ही कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दे आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस दैट लॉ प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल दोज हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको वहां पे दिस कुर्सी पे बिठाया जाएगा तो किसी को वहां पे खड़ा रखा जाएगा, तो ऐसा लॉ में जो है इट्स नॉट प्रोवाइडेड एट एनी प्लेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, जो आप सिंपली आपको इस जो है इन दो लाइंस को आपको याद करना पड़ेगा, तो तभी आप इसको समझ पाएंगे। Which of the following is correct with respect to right against exploitation? Exploit को जो है वहां पे रोका गया, prohibition of traffic in human beings and forced labor। आपको ऐसे ही लिया जाता था काम पे पुराने टाइम्स में, तो वहां पे आपको सैलरी वगैरह, पगार वगैरह नहीं दी जाती थी, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता था, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो वहां पे जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये प्रॉब्लम जो थी इसको रोका गया है। द फीचर्स आर गिवन देयर अंडर आर्टिकल 24 भी इसके बारे में बोलता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जगहों पे ये लिखा गया है। तो आर्टिकल 24 में ये चीजें दी गई है कि आपको जो है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन वगैरह वो आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, फ्रीडम टू पेमेंट टैक्सेस for the promotion of any particular region. So this is the answer: prohibition of traffic in human beings and forced labor. Who among the following headed the nine judge constitutional bench that declared that right to privacy as a fundamental right? Right to privacy को fundamental right बना दिया गया on the basis of the recommendations headed by recommendations of the bench which was headed by Justice J.S. Kehar। ये आप याद रखेंगे ये आंसर। The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case. Okay. So the scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of the Supreme Court। तो right to education को fundamental right बना दिया गया। एक्चुअली केस चला था वहां पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम है उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। तो वहां पे जो है फिर हमने वहां पे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? तो Article 24 is directly speaking that children should not be exploited। आप Article 24 को आप आराम से यहाँ पे देख लीजिए। तो Article 24 provides that you cannot exploit the children। So that's how it's written in Article 24. Which of the following articles provided for the abolition of titles? Simply Article 18। The Right to Education Act was actually implemented by the government of India on। तो Right to Education Act जो है इसको कब implement किया गया all over country? The answer is 1st April 2010। 1st April and 2010 is the correct answer of this question, that right to education was actually implemented by the government of India on 1st April 2010. Which among the following countries was the first country to give women the right to vote? New Zealand is the first country in the world to give women the right to vote. Which article provides for the doctrine of judicial review? Judicial review का principle जो है doctrine कहाँ पे दिया गया? Article 13 में। Article 13 में बोला गया कि you can use the doctrine of judicial review, कि आप judiciary जो है वो interfere कर सकती है कि अगर कोई legislation, कोई ऐसे executive action जो है which goes against the fundamental right, तो Supreme Court वहाँ पे या High Court जो है they can declare that it's against the law, और वो उसको declare कर सकते हैं null and void। null and void जिसको हम बोलते हैं वहां पे कि it is the principle of judicial review which was used by the judiciary, which was used by the Supreme Court or the High Court। Actually judicial review जो है it is the power of the High Court or the Supreme Court by which they declare any law, any act as illegal, as unconstitutional। फिर उसको बोलते हैं power of judicial review। Which of the following statement is not correct with respect to the right to equality? The equality before law is not absolute. The equality before law is based upon the doctrine propounded by A.V. Dicey. It's correct. The president or the governor can be arrested during the term of their office. They cannot be arrested. All the above are incorrect. So the equality before law is not absolute. It's also correct. It's not absolute. यहाँ पे जो है कुछ reasonable restrictions are there
राइट टू इक्वलिटी जो है वहां पे थोड़ी बहुत जो है देयर आर सम रिजर्वेशंस, आई कैन से देयर आर सम स्पेशल ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू सम पर्संस लाइक गवर्नर, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पे जो है दिस राइट टू इक्वलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स राइट। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर इसका सी रहेगा, बिकॉज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर यहाँ पे लिखा है कैन बी अरेस्टेड, बट द फैक्ट इज दैट दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। As per Article 221A of the Constitution, the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of between 6 to 14 years। यानी कि 21A में जब हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया, हमने उसको लगा दिया 21A में, तो वहां पे जो है हमने ये कहा कि वी विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन हुज एज ग्रुप इज फ्रॉम 6 to 14 years। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट वॉज डन बाय 86th amendment, 86th amendment 2002। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज गिवन अंडर, आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको कुछ अधिकार है, कुछ राइट्स है जो आपको दिए गए हैं अंडर आर्टिकल आर्टिकल 22। तो सब कुछ इस आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि आपको जो है क्या क्या राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। जैसे अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो यू कैन नॉट बी यू कैन नॉट बी केप्ट इन द कस्टडी, आपको जो है यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये आपको राइट है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है पुलिस को। ऐसे जो है अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है, एक्चुअली उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि आप जो है आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना है उसको कि आपकी गलती क्या है, व्हाई यू हैव बीन अरेस्टेड। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपको, ऐसी बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको दी गई है विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे एनिमी एलियन है, कोई बाहर का एनिमी कंट्री, कोई उधर से अगर कोई जो है किसी को मैरेज करते हैं, उसको वहां पे जरूरत नहीं है हमें कि उसको हम बोले। ऐसे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर यहाँ पे हम अगर खतरा होता है यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन को, स्टेट को अगर खतरा है, तो हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं 3 महीने तक। तो वहां पे भी हमें उसको जरूरी नहीं है बोलना कि आपकी गलती क्या है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मंडल कमीशन जो है जो अपॉइंट किया गया 1979 में, फिर इसने रिपोर्ट जो दी वो 1980 में दी। मंडल कमीशन जिसके द्वारा फिर ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज को 27% की रिजर्वेशन दी गई। तो मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशंस फॉर द वेरियस बैकवर्ड क्लास कमीशन इसको बोलते हैं मंडल कमीशन को, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि बैकवर्ड कैटेगरी को बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड कैटेगरी को रिजर्वेशन वगैरह देने का जो है इसने बात की थी वहां पे। दैट इज हाउ इट रिकमेंडेड 27%, फिर इसको दिया गया अभी। तो इसको हम मंडल कमीशन जो है उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसको हम बोलते हैं मोरारजी देसाई गवर्नमेंट है। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था ये मंडल कमीशन, तो जिसने वहां पे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की थी। Which article gives the right to minorities to establish and administer educational institutions? Okay, educational institutions आर्टिकल 30 में ये बात की गई है, माइनॉरिटीज को अधिकार दिए गए हैं, अपने टाइप के आप पाठशाला मदरसे वगैरह बना सकते हैं। Which rate is used by the court to issue an order against the illegal detention? आपको जबरदस्ती पुलिस ने बंद किया है, illegal detention, तो उसको जो है पुलिस ने या किसी और बंदे ने अगर आपको जबरदस्ती डिटेंशन में रखा है, जबरदस्ती बंद रखा है, तो वहां पे कोर्ट जो है एक ऑर्डर इशू करता है, उसको बोलते हैं दिस habeas corpus is the writ which is used in that kind of situation. No ex post facto law, these are some terms. No double jeopardy and no self-incrimination are the features provided under which article of the Indian Constitution? अब ये टर्म्स पहले आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, अगर ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो या किसी भी बंदे को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप सजा नहीं दे सकते हो जब तक उसने कोई लॉ जो है उसका उल्लंघन, उसका वायलेशन न किया हो। ओके,
तो अगर वो लॉ उस टाइम पे फोर्स में था तभी आप उसको जो है सजा दे सकते हो, तभी आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो, वरना उसको आप ऐसे जो है ऐसे उठा के जो है आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, वहां पे आप उसको उतना ही फाइन, उतना ही उसको सजा दे सकते हो जितना कि कानून में लिखा गया है, उससे ज्यादा नहीं। उसको बोलते हैं नो एक्सपोस्ट फैक्टोला। ऐसे ही एक और टर्म है नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आपको कोई सजा नहीं दे सकता या पुनिश नहीं कर सकता है फॉर द सेम ऑफेंस, अगर आपने एक जुर्म किया है मोर देन वंस। मोर देन वंस यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही गलती की आपको दो बार सजा नहीं मिल सकती है, उसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। ऐसे एक और टर्म है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप खुद ही विटनेस बनने पे मजबूर नहीं कर सकोगे एक इंसान को, आप खुद ही विटनेस बनने पे मजबूर नहीं करोगे, उसको हम बोलते हैं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। राइट। द वर्ड स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 12 में जो है इसका मेंशन है। आर्टिकल 12 में स्टेट किसको बताया गया है? एवरी इंस्टीट्यूशन, जैसे वो पंचायत राज, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जो भी बॉडी है यहाँ पे जो स्टेट को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसको स्टेट के दायरे में लाया गया है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। What is the present status of the right to property? अब right to property के बारे में पहली बात होगी। It's presently a legal right. पहले ये थी fundamental right. It's presently a legal right under Article 301, under Article 300A of the Indian Constitution. Last question, which of the following is not a feature of the fundamental rights? अब फंडामेंटल राइट्स की फीचर्स की बात यहां पे होती है। सबसे पहले आप देखिए फीचर कौन सा है? दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है अगर आपका इनका जो है वॉयलेशन हो रहा है फिर आप कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं जस्टिसेबल। तो इट्स करेक्ट। देयर कैन बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, इट्स ऑल्सो करेक्ट। आपको ऐसे जो है फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ा बहुत रोकथाम, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और एब्सोल्यूट, ये भी करेक्ट है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब ये गलत है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बट नॉट ऑल, नॉट ऑल। ओके, नॉट ऑल। इट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको हम सस्पेंड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, except these two. Every other fundamental rights can be suspended during national emergency. So these were the 30 questions. So thanks for watching.